चलिए जय हिंद बच्चों। आज हम लोग लीनियर प्रोग्रामिंग पढ़ेंगे बेटे, है ना। लीनियर प्रोग्रामिंग बेसिकली बहुत इजी पोर्शन है, रैखिक प्रकरण प्रॉब्लम्स, है ना। लीनियर प्रोग्रामिंग में कुछ नहीं होता है, सरल रेखाएं होती है और कुछ इनइक्वेशंस होती हैं, उन्हें हमें प्लॉट करना है ग्राफ पर और कुछ रीज़न निकालना है। एक्चुअली बेसिकली इससे रिलेटिव कॉम्पिटिटिव में जो क्वेश्चंस आता है बेटी वो डेफिनेशन बेस्ड आता है। कॉन्वेक्स कॉन्केव क्या होता है ये आता है, फेजेबल सॉल्यूशन क्या होता है ये आता है, ऑप्टिमल कंडीशंस क्या होती है ये आता है ना। वेरिएबल्स क्या होते हैं, चर क्या होते हैं ये आता है। तो कुल मिला के ये है कि उसको ध्यान से सुनो, नोट्स बना लो, है ना। एक ही बार में कंप्लीट हो जाएगा, उसमें कुछ एक सच बहुत ज़्यादा नहीं है ना बेटे। कुछ क्वेश्चन आप चाहें तो प्रैक्टिस कर लेना, नहीं तो कोई बात नहीं। हिंदी वाले लिखिए रैखिक या रेखीय प्रक्रमण समस्याएं। रेखीय प्रक्रमण समस्याएं। तो सबसे पहले हम ये समझें कि लीनियर इनइक्वेशंस क्या होता है। लिखिए लीनियर इनइक्वेशंस, रैखिक असमीकाएं। रैखिक असमीकाएं। देखो बेटे, हमें ये पता है कि लीनियर इक्वेशन क्या होती है, रैखिक इक्वेशन क्या होती है। तो आप इसमें लिखेंगे लेट ए बी एंड सी बिलोंग्स टू रियल। यदि ए बी तथा सी वास्तविक संख्याएं हैं देन एक्स प्लस बी वाई इक्वल टू सी। यह कहलाती है लीनियर इक्वेशन। इस कॉल्ड लीनियर इक्वेशन को हम रैखिक समीकरण कहेंगे। लीनियर इक्वेशन ये क्या है बेटे, लीनियर इक्वेशन है। और लीनियर इक्वेशन का जब हम ग्राफ प्लॉट करेंगे तो क्या बनेगा, एक लाइन बनेगी, एक रेखा बनेगी। एंड इट्स ग्राफ इज अ लाइन। तथा इसका ग्राफ आरेख एक रेखा होगी which divides line in x y plane। एक रेखा होगी एक्स वाई समतल में एंड divides the plane in two region। तथा यह समतल को दो क्षेत्रों में विभाजित करेगी। देखो बेटे क्या होता है, मैंने कोई भी ये लाइन प्लॉट की तो ये समतल को दो पार्ट में डिवाइड कर रही है। कौन से दो पार्ट, इस लाइन के ऊपर की तरफ और इस लाइन के नीचे की तरफ। एक तो ये पोर्शन हो गया बेटे और दूसरा ये वाला पोर्शन हो गया इधर वाला। तो ये लाइन को दो पार्ट में डिवाइड करती है, अपर एंड लोअर, ऊपर वाला और नीचे वाला। अब देखो नीचे वाला आपको दिख नहीं रहा है इसलिए मैं दूसरे चौक से उसको सेडेट कर देता हूँ। ये अपर वाला हो गया और ये लोअर वाला हो गया बेटे। तो ये दो रीजन में डिवाइड करती है कोई भी लाइन समतल को। लेकिन मैं लाइन तो पढ़ नहीं रहा हूँ या लाइन तो नहीं पढ़ा रहा हूँ, मैं पढ़ा रहा हूँ बेटे आपको लीनियर इनइक्वेशंस। तो इनइक्वेशंस क्या करेगी भाई, तो इनइक्वेशंस किस टाइप की होगी, तो ये जो है इक्वल टू का साइन इसको रिप्लेस कर दें, है ना। इफ वी रिप्लेस, ये डायग्राम बना लेना। इफ वी रिप्लेस
इक्वल टू, यदि हम बराबर के चिन्ह को परिवर्तित कर दें, किसमें, ये कर दिया बेटे मैंने, एक्स प्लस बी वाई ग्रेटर देन और इक्वल टू सी, एक्स प्लस बी वाई लेस देन और इक्वल टू सी, एक्स प्लस बी वाई ग्रेटर देन सी, एक्स प्लस बी वाई लेस देन सी। ये रिप्लेस कर दें तो ये ऑल आर लीनियर इन इक्वेशंस, ये क्या होगी, ऑल आर लीनियर इन इक्वेशंस, ये सभी रैखिक असमीकाएं होगी। अब असमीकाएं क्या करेगी, ये जो लाइन है ये दो रीजनों में डिवाइड कर रही थी, असमीका एग्जैक्टली वन रीजन को इंडिकेट करेगी, एग्जैक्टली वन रीजन को इंडिकेट करेगी। तो ये असमीकाएं जो चार प्रकार की मैंने लिखी है, 1, 2, 3 एंड 4, ये चार अलग अलग टाइप के रीजन को रिप्रेजेंट करेगी, ये अलग अलग टाइप के रीजन को रिप्रेजेंट करेगी। ठीक है भाई। अब ये रीजन क्या होंगे, तो यदि मैं एक की बात करूं, ये लाइन है पहली वाली, और यदि इसका रीजन ये आ रहा है, ये 0, 0 यदि इसको सेटिस्फाई करेगा तो इसका रीजन ये ऊपर वाला आ गया, नहीं करेगा तो नीचे वाला आ गया। तो यदि ये करेगा तो ये नहीं करेगा अभी तो एक ही रीजन हो गया हमारे आंसर का पार्ट। यहाँ तो ये दो रीजन थे। दूसरे में क्या हो गया बेटे, दूसरे में दूसरा ग्राफ इसी टाइप का, उसका रीजन जो है वो नीचे की तरफ होगा, नीचे या ऊपर वो डिपेंड करता है पॉइंट से। यदि 0, 0 इसको सेटिस्फाई कर रहा है तो ये यहाँ लिख दो, इफ 0, 0 सेटिस्फाई, इफ 0, 0 इज नॉट सेटिस्फाई, 0, 0 संतुष्ट नहीं करता है, 0, 0 के अपोजिट वाला रीजन। ये लाइन मैंने डार्क बनाई है, इन दोनों में अंतर केवल लाइन के ऊपर के पॉइंट नहीं लेके चलेंगी, इनमें लाइन के ऊपर के पॉइंट आएंगे क्योंकि इक्वल टू है। इनमें इक्वालिटी नहीं है, मतलब लाइन के ऊपर के पॉइंट्स नहीं होंगे। थर्ड वाले का यदि हम ग्राफ बनाए बेटे तो ये लाइन है और रीजन चूँकि ऊपर वाला ही मान लेते हैं हम, लेकिन ये लाइन भी कैसी रहेगी, डॉटेड लाइन रहेगी। क्यों रहेगी भाई, क्योंकि लाइन के पॉइंट इसके ऊपर इंक्लूडेड नहीं होंगे, लाइन को छोड़कर बाकी सारा वो रीजन जिस तरफ 0, 0 है वो इसका सॉल्यूशंस कहलाता है। इसके सॉल्यूशंस की बात करेंगे तो अगेन चौथे वाले में लाइन को भूल जाओ और उसके नीचे वाला सारा, लाइन के ऊपर के जो पॉइंट्स हैं वो नहीं लेंगे, लाइंस के ऊपर जो बिंदु हैं वो सॉल्यूशन के पार्ट नहीं होंगे, बाकी सब होंगे। तो मैंने अभी जो आपको कहानी सुनाई है वो एक इक्वेशन या एक इन इक्वेशंस की बात की, एक इक्वेशन की या फिर सिंगल इन इक्वेशंस की बात की। लेकिन आपको बताना है बेटी फैमिली, अभी यहाँ पर क्या है, ये अनबाउंडेड है, ये आगे तक जा रहा है ना, परिबद्ध नहीं है, ये परिबद्ध नहीं है, ये परिबद्ध नहीं है, क्योंकि ये तो इन्फाइनाइट तक जाएंगे इधर। लेकिन जब मैं फैमिली ऑफ लाइंस की बात करूँगा, इनके युग्मों की बात करूँगा, इनके परिवार की बात करूँगा, तब मुझे डेफिनेटली क्या निकालना पड़ेगा भाई, तब हमें डेफिनेटली यहाँ पर मिलेंगे बाउंडेड रीजन, परिबद्ध क्षेत्र। तो हम परिबद्ध क्षेत्र की बात करेंगे। पहले इतना कॉपी करो भाई, है ना, इतना कॉपी करो। ठीक है, ये XY समतल पूरे को कर रहा है, ये हाफ तल को कर रहा है। किसको कर रहा है, हाफ प्लेन, अर्ध तल। ये चारों जो है
अर्धतल को रिप्रेजेंट करेंगे, ये चारों अर्धतल को रिप्रेजेंट करेंगे, हाफ प्लेन को और ये कंप्लीट प्लेन को। ये हाफ प्लेन हो गया आधा एक तरफ, है ना। ये छोटी छोटी डेफिनेशंस होती है जिनकी ज़रूरत पड़ती है। चलिए, यदि नोट कर लिया हो तो आगे बढ़े भाई। अब इनके ग्राफ प्लॉट करने के लिए करना क्या है, दो लाइन के लिए क्या करना है बेटे, 2 पॉइंट्स की ज़रूरत होती है। 2 पॉइंट्स हम लोग निकाल लेंगे, एक बार x0 एक बार y0 रखें। x0 रखेंगे y अक्ष पर बिंदु मिल जाएगा, y0 रखेंगे x अक्ष पर मिल जाएगा। If we put x equal to 0 we get the point on y axis, and if we put y equal to 0 we get the point on x axis and join them, और उनको मिला दें तो लाइनें बन जाएगी, इन इक्वेशंस बन जाएगी। आते हैं भाई आगे, थोड़ा सा फैमिली की तरफ बढ़ते हैं हम लोग, है ना। यह हाफ प्लेन को रिप्रेजेंट करता है, अर्धतल को, इन इक्वेशंस सिंगल। तो ये हमेशा हमें याद रखना चाहिए, ऑब्जेक्टिव बनाने की उम्मीद रहती है वहाँ से। लिखो भाई, लिखिए ग्राफ ऑफ लीनियर इन इक्वेशंस, रैखिक असमीकाओं के ग्राफ एंड देयर रीजन, और उसके क्षेत्र। अब देखिए, यदि आपको कहें कि सॉल्व करना है भाई 2x + 3y < ≤ 6, नंबर 1, तो यदि इसे मुझे प्लॉट करना है तो सबसे पहला जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है बेटे, एक लाइन को प्लॉट करें फिर रीजन निकालें। तो सबसे पहला इम्पोर्टेंट पॉइंट है बेटे, इसमें हम एक लाइन प्लॉट करेंगे। तो कैसे प्लॉट करेंगे बेटे, तो हमने इसी की इन इक्वेशंस की एक इक्वेशन बना ली। क्या बना लिया, इक्वेशन ऑफ 1। ये हो गई 2x + 3y = 6। अब मुझे 2 पॉइंट चाहिए, एक x एक्सिस पर दूसरा y एक्सिस पर। तो मैंने पुट कर दिया बेटे x = 0। जब x 0 रखूँगा y की वैल्यू आ जाएगी 2। तो वन ऑफ द पॉइंट इज 0, 2। पुट कर दिया बेटे y = 0, y 0 रखेंगे, x की वैल्यू 3 आ गई। तो दूसरा पॉइंट आ गया 3, 0। तो हमें 2 पॉइंट मिल गए, तो एक लाइन प्लॉट हो जाएगी। अब एक लाइन प्लॉट कर लेते हैं बेटे इन 2 पॉइंट से जाने वाली। कौन सा पॉइंट, 3, 0, 1, 2, 3। तो ये पॉइंट हो गया 3, 0। दूसरा 0, 2, 1, 2। तो ये हो गया बेटे 0, 2। इससे जाने वाली लाइन इनसे और इनसे। लेकिन हमें क्या ध्यान रखना है, यहाँ = का यदि साइन दे दिया है तो लाइन के ऊपर के पॉइंट भी इंक्लूडेड होंगे। ये प्लॉट कर दिया बेटे, अदरवाइज डॉटेड बनाएंगे। अब मेन मैटर ये है कि ये जो लाइन है ये तो 2 x और y प्लेन दोनों को डिवाइड कर रही थी 2 पार्ट में। इसका कौन सा पार्ट हमारे इसके लिए सॉल्यूशन से, इसके लिए हाफ प्लेन का सॉल्यूशन है। तो अब क्या करेंगे बेटे, या तो इधर वाला होगा या इधर वाला होगा। तो वो डिपेंड करता है, कोई भी एक पॉइंट पुट करके चेक कर लें। तो 0, 0 इस लाइन पर तो नहीं है, तो मैंने पुट किया बेटे 0, 0, ये रीजन के लिए है ना, क्षेत्र के लिए, इन 1। जब 0, 0 यहाँ पुट करेंगे, ये 0 आ गया, 0 < ≤ 6। ये क्या है बेटे, ट्रू है, सत्य है। इसका मतलब है जब ये पॉइंट सेटिस्फाई कर रहा है तो वही रीजन होगा जिस तरफ ये पॉइंट है। तो इस इनइक्वालिटी का जो सॉल्यूशन वाला रीजन होगा वो ये होगा। सिंगल है तो ऑलवेज अनबाउंडेड, सिंगल है तो ऑलवेज अनबाउंडेड। ये पूरा, कोई कंडीशन इसके अलावा नहीं है, मतलब ये कंप्लीट।
यदि यहाँ पर कंडीशन दे देते हैं एक्स एंड वाई बोथ पॉजिटिव तो केवल ये ट्रायंगुलर रीजन होता है, अभी कुछ नहीं। मैं 2 क्वेश्चन करवाता हूँ, उससे आपको समझ में आ जाएगा। एक और लेते हैं भाई, x माइनस 2y इज ग्रेटर देन 4, ये ले लिया हमने। अब ये रीजन के लिए हम लोग क्या करेंगे भाई, सबसे पहले तो इक्वेशन बनाई हमने इसकी। क्या बनाई? इक्वेशन। तो वो x माइनस 2y इक्वल टू 4 आ गए बेटे। पॉइंट्स निकालने के लिए मैंने y को 0 रखा, x 4 आ गया। x को 0 रखा, y माइनस 2 मिल गया बेटे। इनको हमने प्लॉट कर लिया प्लेन में, ये x और y इस समतल में इसको प्लॉट करेंगे 1 2 3 4। तो ये पॉइंट हो गया बेटे 4, 0 1 2 माइनस में, तो ये पॉइंट हो गया 0 माइनस 2। तो ये पॉइंट हो गया बेटे, ये पॉइंट हो गया, ये पॉइंट है 0 माइनस 2। अब ध्यान से देखें, यहाँ इक्वालिटी का साइन नहीं है, मतलब हमेशा ये डॉटेड, कैसी लाइन बनेगी? डॉटेड बनेगी। क्यों? क्योंकि इक्वालिटी का साइन नहीं है। अब हम बात करें रीजन की, तो रीजन के लिए पुट कर देते हैं, फिर से वही कर देते हैं 0 0। इस लाइन के पॉइंट को छोड़ के कोई भी रख सकते हैं, ये नहीं रख सकते हैं, ये नहीं रख सकते हैं, इसके ऊपर जो है वो नहीं, वो हमेशा सेटिस्फाई करेंगे भाई। पुट करेंगे 0 0, तो ये 0 आ गया, 0 बड़ा है 4 से, ये तो गलत है, ये तो रॉन्ग है। तो आपका जो सॉल्यूशंस वाला रीजन होगा बेटे वो होगा जिस तरफ 0 0 नहीं है, तो नीचे वाला आ गया। कौन सा होगा? जिस साइड 0 0 नहीं है, तो ये नीचे वाला पूरा इनफाइनाइट डिस्टेंस तक है ना, अनबाउंडेड, ये सारा का सारा इसका आंसर होगा। अच्छा यार, कोई लाइन यदि 0 0 से ही चल जाए तो 1.00 एक और किसी तरीके से निकाल लेंगे और रीजन हमारी मर्जी से लेंगे। चलो वो भी कर ही डालो, वो भी कर ही डालो। थर्ड क्वेश्चन में यदि आपसे कहें 3x माइनस 4y ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, इसे प्लॉट करना है, तो भाई 1 0 रखने से y भी 0, मतलब पासिंग थ्रू 0 0, ये तो है, या कांस्टेंट टर्म नहीं है तो 0 0 से जाएगा ही जाएगा, इसमें तो कोई डाउट है नहीं। तो भाई पहले तो इक्वेशन बना ली x माइनस 4y इक्वल टू 0, 2 पॉइंट निकालना है तो एक पॉइंट तो 0 0 हो गया, 1 0 y 0। दूसरा पॉइंट में है ना, x को मैं रख देता हूँ 4, तो y की वैल्यू आ जाएगी 3। अरे भाई मैंने ऐसा पॉइंट ले लिया जो रेशनल नहीं है, आप चाहें तो रेशनल ले लें, कोई फर्क नहीं पड़ता है। x को 12 और 12 0, इनसे जाने वाली एक लाइन बना लो भाई, इन 2 पॉइंट से जाने वाली लाइन बना लो, ये 0 0 और n 2 3 4 1 2 3 यहाँ की, यहाँ इक्वालिटी का साइन है, डार्क मिला देना। अब 0 0 तो पुट नहीं कर सकते हैं, 0 0 तो पुट नहीं कर सकते हैं, कोई और पुट करेंगे। तो रीजन के लिए क्या पुट करेंगे? या तो इस साइड का कोई पॉइंट या इस साइड का कोई पॉइंट। तो भैया मुझे ये पता है कि ये पॉइंट है 4, 0, तो पुट कर देता हूँ 4 0 बेटे, 4 0 इसमें, तो 3 इंटू 4 माइनस 0 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, ट्रू है बेटे, करेक्ट। तो ये इस साइड का आंसर हो गया पूरा। तो 0 0 से यदि कोई लाइन जा रही है तो रीजन के लिए 0 0 पुट नहीं करेंगे, अदर देन 0 0 आपकी जो मर्जी हो पॉइंट पुट कर सकते हैं। ठीक है भाई, चलो ये तो सिंगल सिंगल बात हुई, अब फैमिली की बात करेंगे, है ना, नोट कर लो जल्दी से।
चलो भाई चलो, छोटा सा है, छोटे छोटे पॉइंट्स बहुत सारे लिखवा दूंगा, सब समझ में आ जाएगा। ये तो शुरुआत है, तो ऐसी चीज़ें हमें बताना पड़ेगी। लिखिए सिस्टम ऑफ इनइक्वेशंस, सिस्टम ऑफ इनइक्वेशंस। असमीकाओं का युग, सिस्टम मतलब दो या दो से ज़्यादा, ठीक है। तो इसमें हम कॉमन रीजन निकालते हैं बेटे। यदि ऐसे दे दिया सिस्टम तो हम क्या निकालते हैं, कॉमन रीजन। तो एक काम करते हैं, क्वेश्चन से समझो। फाइंड द कॉमन रीजन ऑफ 5x plus 10y less than or equal to 50, x plus y greater than or equal to 2, y less than or equal to 4, x greater than or equal to 0, y greater than or equal to 0। ठीक है, वो ये कह रहा है कि इनका निकालना है सॉल्यूशन सेट। फाइंड द सॉल्यूशन सेट, हल समुच्चय क्या होगा। भाई देखो ये एक लाइन है, ये एक है, जैसा हमने पहले प्लॉट किया था वैसे कर लें, ये भी एक है। तो इन चारों को, तीनों को प्लॉट कर लें। और ये तो केवल ये बता रहे हैं कि x ग्रेटर देन 0, y ग्रेटर देन 0, मतलब ओनली इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। x y दोनों पॉजिटिव फर्स्ट क्वाड्रेंट में होते हैं। तो पहले फर्स्ट वाला प्लॉट करेंगे। तो इसके लिए 2 पॉइंट, मैंने 2 लाइनें बना ली। नंबर 1, नंबर 2 हो गई बेटे, ये भी ले लो। बस इससे मतलब नहीं है, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट कहता है। तो ये इक्वेशंस बन गई। तो इसके लिए 2 पॉइंट क्या होंगे बेटे, टेबल बनाने की कहाँ ज़रूरत है अपने को, ऐसे ही बनाओ। चलो y 0 रखा आपने, y जब 0 पुट करेंगे x की वैल्यू आ गई 10, x को 0 रखा तो y आ गया 5। यहाँ पर बेटे 2 2 2 0 0 2, यहाँ ज़रूरत नहीं है y इक्वल टू 4, मतलब हर एक x के लिए y 4। तो इनको प्लॉट कर लेते हैं सबसे पहले। नहीं याद आई, चलिए 10 0 और 10 तक जाना है भाई, x एक्सिस पर 10 तक जाना है। मैं 2 4 6 8 10, 2 4 6 8 और आखिरी वाला 10। अरे बीच में और भी है, वो लिखे नहीं है। 10 0 मतलब ये पॉइंट हो गया। 0 5 ये पॉइंट हो गया। इनको मिलाएंगे। अब ये लाइन में इक्वालिटी का साइन है तो डार्क बना दो। अच्छा फर्स्ट क्वाड्रेंट में केवल बनाए तो भी चलेगा, क्योंकि यहां से पता लग रहा है। 2 0 0 2 2 0 0 2 मिला डालो 0 2, आगे भी जाएगी है ना, इंटरसेक्टिंग नहीं है,
सॉरी पैरेलल नहीं है। y इक्वल टू 4, 1 2 3 4, एक्चुअल में इसको थोड़ा सा मिला ही देते हैं। ये y इक्वल टू 4, 1 2 3 4, ये वाली लाइन, ये y इक्वल टू 4। अब ये अलग अलग टाइप से बहुत सारा कट कर रही है। ये रीजन हो सकता है, ये हो सकता है, ये हो सकता है, ये हो सकता है। तो अब रीजन निकालेंगे बेटे। नहीं, फर्स्ट क्वाड्रेंट में या तो ये होगा या ये होगा या ये होगा या ये होगा, है ना बेटे। ये भी हो सकता है। तो हम रीजन निकालते हैं। पुट कर दिया 0 0 इन 1। इसका नाम ये 1 नहीं, ए नाम दे दूं इन्हें। यहाँ 0 यहाँ 0 पुट करेंगे तो 0 छोटा है 50 से, करेक्ट है। तो ये जो लाइन थी आपकी, इसका रीज़न है नीचे वाला। मैंने थोड़ा सा ऐसे शेडेड बना दिया, अभी पूरा नहीं। सेकंड में भी पुट करें 0 0 इन बी। यहाँ 0 यहाँ 0, 0 बड़ा हो गया 2 से, गलत। तो इसका ऊपर वाला हो गया भैया। यहाँ पर सी में जब 0 पुट करेंगे तो 0 छोटा हो गया 4 से, मतलब 0 0 की तरफ वाला, इसका नीचे। और फर्स्ट क्वाड्रेंट तो कौन है भैया? इसका इधर, इसका इधर, इसका नीचे। तो इतना पोर्शन है। कौन सा? ए बी सी, ओरिजिन ये वाला डी, और ये जो रीजन दिख रहा है यही इसका सॉल्यूशंस पोर्शन है। यही सॉल्यूशंस पोर्शन है ए बी सी डी, यही सॉल्यूशन सेट है। बोलो भाई। और बाउंडेड हमने बता ही दिया, ठीक है। ये जो रीजन है ये पूरा इसका सॉल्यूशन है। और कॉर्नर पॉइंट से हम लोग ऑप्टिमाइज फंक्शन निकालेंगे। अभी देखिए क्या करते हैं। ठीक है भैया, नोट कर लिया? कर लो जल्दी से, फिर हम लोग कुछ चीज़ें पढ़ेंगे। ये इतना नोट कर लो बस केवल। तो मैं आगे चल के इसी में क्वेश्चन को फॉर्म कर दूंगा, नीचे वाला रब कर दूंगा, ग्राफ और ये रहने दूंगा। अभी तो कॉमन रीजन चाहिए था तो वो ये बन गया। चलो भाई, ये क्वेश्चन रफ नहीं कर रहा हूं, डेफिनेशन समझाने में आसानी रहेगी। अब हेडिंग डालो सम इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस, सम इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस, कुछ महत्वपूर्ण परिभाषाएं। बहुत बहुत महत्वपूर्ण है, यही तो है मेन, है ना। नंबर 1, फेजेबल एरिया, फीजेबल एरिया। BLE। इसको बोलते हैं सुसंगत क्षेत्र। हिंदी वाले सुसंगत क्षेत्र। अब इस पर्टिकुलर क्वेश्चंस की बात करें तो ये जो रीजन निकला है, ये पूरा रीजन कौन सा? A B C D E, यही कहलाता है सुसंगत क्षेत्र, फीजेबल एरिया। तो लिखो द एरिया बाउंडेड बाय
given in equations, the area bounded by given in equations, which is the solution is called feasible area. दी गई असमीकाओं से परिबद्ध क्षेत्र, दी गई असमीकाओं से परिबद्ध क्षेत्र जो कि असमीकाओं का हल है, सुसंगत क्षेत्र कहलाता है। तो हम इस एग्जाम्पल की बात करें तो सुसंगत क्षेत्र हो गया भैया ए बी सी डी ई, ये ए बी सी डी ई वाला जो एरिया बन गया यही कहलाता है फेजेबल रीजन, सुसंगत क्षेत्र, है ना बेटे। पूछ लिया जाता है कि फेजेबल एरिया कौन सा है, तो भैया एरिया निकालना आना चाहिए। नंबर 2 लिखिए, ये जो प्रॉब्लम है इसको बोलेंगे एलपीपी प्रॉब्लम, एलपीपी लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम। दिए गए असमीकाएं जबकि उनका कोई हल निकालना है, वह रैखिक प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम कहलाते हैं। गिवन इन इक्वेशंस फॉर विच वी हैव टू फाइंड द सॉल्यूशन टुगेदर कॉल्ड एलपीपी। ठीक है, टुगेदर कॉल्ड एलपीपी। तो एलपीपी जब हम निकालेंगे बेटे तो बहुत सारी चीज़ निकालेंगे। नंबर 1 इसमें होगा z, जिसको हमने लिखा भाई, मान लो हमने लिखा c1x1 c2x2 अप टू cnxn। पिछले क्वेश्चन में नहीं था ये बाउंड्रीज को मैक्सिमाइज या मिनिमाइज करने के लिए, ये जो सॉल्यूशन है इसमें अधिकतम या न्यूनतम निकालने के लिए है। तो ऐसा एक z दे देंगे, है ना। फिर क्या देंगे, कुछ इन इक्वेशंस दे देंगे, a11x1 a12x2 a1n xn लेस देन और इक्वल टू, ग्रेटर देन और इक्वल टू, इस टाइप का कुछ भी दे देंगे b1। इसी टाइप से a21x1 a22x2 a2nxn, फिर वही सेम कहानी, ग्रेटर लेस, है ना, इस टाइप का कुछ भी दे देंगे। और ऐसे दे देंगे am1x1 am2x2 amnxn bm। ये कुछ इन इक्वेशंस दे देंगे, ठीक है। और साथ में कुछ कंडीशंस दे देंगे, क्या कि भैया x1 x2 अप टू xn ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, है ना, लाइक दैट, या लेस देन और इक्वल टू 0, ठीक है। ये कुछ कंडीशंस दे देंगे, किस में देंगे, एलपीपी में। तो लिखो बेटे ये एलपीपी में, डेफिनेशन में। तो ये सारी कंडीशंस जो हैं जिससे हम लोग सॉल्यूशंस निकालेंगे वो एलपीपी के पार्ट हैं। चलो आगे लिखिए बेटे। नंबर 3 लिखिए, डिसीजन वेरिएबल, निर्णायक चर, डिसीजन वेरिएबल
निर्णायक चर। इसमें निर्णायक चर क्या होते हैं? वो जिनकी वैल्यू निकालना होती है। वेरिएबल्स विच आर अननोन आर कॉल्ड डिसीजन वेरिएबल्स, डेट इज x1 x2 x2 up to xn। ये जो भी दे रखे, पहले में क्या दिया था? डिसीजन वेरिएबल x और y। तो ये x और y डिसीजन वेरिएबल है, निर्णायक चर है। यहाँ पर x1 x2 x3 up to xn ये डिसीजन वेरिएबल है, ठीक है, निर्णायक चर हैं जिनकी वैल्यू हमें निकालना होती है, ठीक है, जिनकी वैल्यू हमें निकालना होती है। फेजेबल रीजन तो हमने निकाल ही लिया बेटे। नेक्स्ट लिखिए फेवरेबल सॉल्यूशन। फेवरेबल सॉल्यूशन, अनुकूलतम हल। ये क्या होते हैं फेवरेबल सॉल्यूशन? ये होते हैं बेटे कि हमने ये जो ऑप्टिमाइज फंक्शन है, या तो ये मैक्सिमम देंगे या मिनिमम देंगे। मैंने यहाँ लिखा नहीं है यार, z मैक्सिमा और मिनिमा, अधिकतम या न्यूनतम, ये जो भी देंगे उसके फेवर में जो सॉल्यूशंस होंगे वो कहलाएंगे फेवरेबल सॉल्यूशंस, जो इसे सेटिस्फाई करेंगे। तो लिखिए फेवरेबल सॉल्यूशंस फॉर विच ऑब्जेक्टिव फंक्शन सेटिस्फाई, फेवरेबल सॉल्यूशंस फॉर विच ऑब्जेक्टिव फंक्शन सेटिस्फाई। ऑब्जेक्टिव फंक्शन मतलब z, डेट इज z लिख लेना। वे अनुकूल हल, सॉरी वे हल जिनके लिए उद्देश्य फलन संतुष्ट होता है, ब्रैकेट में लिखना z, उद्देश्य फलन मतलब z, वो कहलाते हैं फेवरेबल सॉल्यूशन। तो ये क्या कहलाता है? ऑब्जेक्टिव फंक्शन। लिख लो, चलो उसको भी, पांचवा भी लिख लो। ऑब्जेक्टिव फंक्शन, ऑब्जेक्टिव फंक्शन is the function for which we have to find, ये ऑब्जेक्टिव फंक्शन कहलाता है। ये फेवरेबल सॉल्यूशन एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं, है ना, और एक भी हो सकता है, वो डिपेंड करता है। यदि इसमें एक चीज़ ज़रूर याद रखना, यदि सिंगल सॉल्यूशन आता है तो वो कहलाता है यूनिक, और डबल आते हैं तो ये कहलाता है अनंत हल। एक से ज़्यादा यदि इसको सेटिस्फाई करेंगे तो उसको हम कहेंगे इनफाइनाइट सॉल्यूशंस, अनंत हल। ऑब्जेक्टिव फंक्शन समझ में आ गया? z ऑब्जेक्टिव फंक्शन से बेटे। ठीक है, ये कुछ डेफिनेशंस हमें पता होना चाहिए, ठीक है। अब इसको हम सॉल्व करेंगे। अभी एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, कुछ एक पॉइंट्स देखते हैं बेटे, तो ख़त्म हो जाएगा ये, उसमें कुछ है नहीं। ऊपर वाले क्वेश्चन में ऑब्जेक्टिव फंक्शन दिया नहीं था क्योंकि वो एलपीपी नहीं था। अब मैं वो लूँगा जिसमें एलपीपी वाला है। एक क्वेश्चन लेते हैं बस केवल। लिखिए भाई, हिंदी में लिखो पहले। दो
खाद्य पदार्थ जिनके नाम F1 और F2 है, दो खाद्य पदार्थ F1 और F2 में विटामिन A, B एंड C मौजूद हैं। In two types of edible items F1 and F2, there exist vitamins A, B and C for daily diet। एक निश्चित भोजन के लिए, एक निश्चित रोजमर्रा के भोजन के लिए the least amount of vitamins are, रोजमर्रा के भोजन के लिए न्यूनतम विटामिन्स ए जो है वो होना चाहिए 3 मिलीग्राम। ये F1 और F2 है, दो प्रकार के फूड हैं। इन दोनों फूड में विटामिन ए, बी और सी है। विटामिन ए, बी और सी है, ऊपर लिखना पड़ेगा। विटामिन ए और बी और सी जो है उनकी न्यूनतम वैल्यू दे रखी है कितनी होना चाहिए। मिनिमम वैल्यू ऑफ विटामिन ए होना चाहिए बेटे 3 मिलीग्राम मिनिमम वैल्यू। विटामिन बी जो है मिनिमम 50 मिलीग्राम होना चाहिए। विटामिन सी जो है मिनिमम 40 ग्राम होना चाहिए बेटे, 40 मिलीग्राम। फॉर फूड आइटम F1 वस्तु में ऐसा लिखो, अ यूनिट F1 फूड आइटम हैज, इकाई F1 में विटामिन ए 1 मिलीग्राम, विटामिन बी 25 मिलीग्राम, विटामिन सी 10 मिलीग्राम एग्जिस्ट। इकाई F1 में विटामिन ए, बी और सी क्रमशः 1 मिलीग्राम, 25 मिलीग्राम, 10 मिलीग्राम हैं तथा बी में F2 में तथा F2 में 1 मिलीग्राम ऑफ ए, 10 मिलीग्राम ऑफ बी एंड 20 मिलीग्राम ऑफ सी है तथा F2 खाद्य पदार्थ में F2 खाद्य पदार्थ के इकाई मात्रा में विटामिन ए 1 मिलीग्राम, विटामिन बी 10 मिलीग्राम, विटामिन सी 20 मिलीग्राम हैं तथा the price of a unit F1 is 1 रुपी तथा खाद्य पदार्थ F1 की इकाई मात्रा की कीमत 1 रुपया है। A unit of F2 की रुपी 2 है तथा F2 की 2 रुपये कीमत है। रैखिक प्रक्रमण विधि द्वारा इसे दर्शाइए। अब इनके लिए लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम हमें
फॉर्म करना है। इनके लिए लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम क्या होगा, सॉल्व करना अलग चीज़ है बेटे। ठीक है बेटे, हमें ए बी और सी 3 विटामिन दे रखे हैं F1 और F2 के लिए। F1 F2 को हमने X और Y मानना पड़ेगा। ठीक है, अच्छा ये यहाँ पर एक चीज़ और लिखो कि मिनिमम डाइट इस 3 मिलीग्राम लिखा होगा 2 कार्बन। ठीक है, चलो इतने में हम एलपीपी बना लेंगे बेटे। ए के 3 मिलीग्राम है न्यूनतम, बी के इतना है ना, ये मिनिमम लिखा हुआ है। ए के 3 मिलीग्राम है तो अपन ये मानते हैं कि F1 की X यूनिट है, F2 की Y यूनिट है। लेट F1 and F2 has X and Y units respectively। माना कि भोजन F1 और F2 के क्रमशः X और Y इकाई प्रतिदिन प्रयुक्त होते हैं। ये X है बेटे, X A वाला देखो तो 1 ग्राम ए है, X 1X हो गया। ये X यूनिट है तो इंटू 1। ठीक है, इसके Y यूनिट है 1 मिलीग्राम। कितना होगा बेटे, मिनिमम 3 मिलीग्राम, ग्रेटर देन और इक्वल टू 3, 3 या 3 से ज़्यादा हो गया। दूसरे के लिए 25X 10Y ग्रेटर देन और इक्वल टू, ये भी मिनिमम है 50। इसके लिए 40 10X 20Y ये दोनों ग्रेटर देन और इक्वल टू 40। अब इनके प्राइस की जब बात कर रहे हैं तो हमें एक ऑप्टिमल फंक्शन बनाना पड़ेगा। एक ऑप्टिमल फंक्शन बनाना पड़ेगा, उसको मैंने Z बोला बेटे। इसको बोलेंगे ऑप्टिमल फंक्शन, जिसको मैक्सिमाइज या मिनिमाइज करना होता है। तो मिनिमम कास्ट करना है तो मिनिमम लिख दिया बेटे। किसकी कास्टिंग मिनिमम करना है, X की और Y की, और X यूनिट है इसके X यूनिट है और प्रत्येक की प्राइस 1 है तो 1X। दूसरे के Y यूनिट है और प्रत्येक की प्राइस 2 है 2Y। तो ये कास्टिंग मिनिमाइज करना है आपको, ये ऑप्टिमल फंक्शन कहलाता है। ये ऑप्टिमल फंक्शन कहलाता है। अब करना क्या होगा, एक और चीज़ है, X एंड Y ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, मतलब किसी फूड में X और Y की मात्राएं होगी या फिर नहीं होगी, ये तो ऑब्वियस सी बात है। अब इनको प्लॉट करेंगे और ये मिनिमम निकालेंगे। यदि हम सॉल्यूशन निकालने की बात कहें तो कैसे होगा, क्वेश्चन यहीं ख़त्म। सॉल्यूशन निकालना हो तो भैया इनको प्लॉट करेंगे, करते हैं। चलो ये 3 3, ये 3, ये 3, 0 3 0 3, ये 3 3 से जाने वाली लाइन हो गई बेटे, पहली वाली। दूसरा ये वाला, Y को 0 रखा, X 2 आ गया, X 2 आ गया, और X को 0 रखा, Y 5 आ गया। ये 0 3 था, ये 3 0 था, ये 5 आ गया, तो ये 0 5, ये दूसरा हो गया बेटे। तीसरा X को 0 रखेंगे, Y की वैल्यू 2 आ जाएगी,
यहाँ है 0 2। पहले ये सॉल्यूशन देखना पड़ेगा बेटे, दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या है। इसमें 10 का इंटू कर लो तो ये माइनस करने से हो जाएगा 15, ये 30 तो 20 है ना। तो ये हो गया 20 और 15, ये मतलब 1 पॉइंट समथिंग, तो ये 2 उसके ऊपर होगा बेटे, है ना। ये इसको प्लॉट कर रहा हूँ मैं, है ना बेटे। हमने x को 0 रख दिया, y2, y को 0 रख दिया, x4, ये जा रहा है। अब हम लोग इनके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालेंगे। ये पॉइंट, ये पॉइंट, ये पॉइंट, ये पॉइंट, हमें फेजिबल रीजन तो निकालना ही है। 0 0 सबको सेटिस्फाई करेगा? नहीं, सब में फेल हो जाएगा। 0 0 पुट करेंगे तो 0 बड़ा हो गया 3 से, गलत गलत गलत, है ना। तो 0 जो है सबको फेल कर रहा है, मतलब इसका भी ऊपर वाला, इसका भी उधर वाला, इसका भी इधर वाला। तो ये वाला है यार, अनबाउंडेड है। ठीक, किसी का भी इनसाइड वाला नहीं है बेटे। तो हमें ये कॉर्नर पॉइंट इसमें पुट करके देखना पड़ेंगे। हालांकि इसका मिनिमाइज सॉल्यूशन यहाँ नहीं मिल रहा है, लेकिन किसी का बाउंडेड आएगा तो ये कॉर्नर पॉइंट्स पुट करते हैं इसमें। जो न्यूनतम देगा वो मिनिमम वैल्यू होगी, एक से ज़्यादा देगा तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन। एक क्वेश्चन ले लेते हैं भली, है ना, क्योंकि इस क्वेश्चन में तो अनबाउंडेड आया बेटी, अनंत हला है। चलिए, ऑप्टिमल सॉल्यूशन मतलब उद्देश्य फलन, उद्देश्य हल। क्या एक क्वेश्चन लिया जाए? लिख लो भले, लिखना हो तो। मैक्सिमम ऑफ z इक्वल टू 3x प्लस 4y, 2x प्लस 2y लेस देन और इक्वल टू 80, 2x प्लस 4y लेस देन और इक्वल टू 120, xy ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। ये पॉजिटिव है ना, कुछ गड़बड़ न लिखा हो, नहीं तो आंसर नहीं आएगा। चलो इन लाइनों को प्लॉट करते हैं। 2x प्लस 2y 80, एक बार चेक कर लेते हैं। 2x प्लस 2y लेस देन और इक्वल टू 80, 2x प्लस 4y लेस देन और इक्वल टू 120। मुझे लगता है कुछ गड़बड़ दी है उसने, लेकिन चलो प्लॉट करेंगे तो समझ में आ जाएगा। इसको सॉल्व करना है तो z मैक्सिमम की वैल्यू निकालना है। लाइन को प्लॉट कर रहा हूँ बेटे, इसको नंबर 1 दे दिया, इसको नंबर 2 दे दिया। 1 इम्प्लाइज 2 पॉइंट चाहिए, फटाफट निकाल लिए मैंने। ये बनाने की आदत पड़ गई है यार, इसको ज़रूरत नहीं है अपने को, है ना। अपन बच्चों जैसे नहीं करते हैं, अपन डायरेक्ट कर लो। 2 से डिवाइड किया ये 40, तो एक पॉइंट हो गया 40 0 0 40। दूसरे में 2 पॉइंट निकालेंगे, y को 0, x 60, x को 0 30। वो 10 20 30 चलाना पड़ेंगे हमें ग्रिड डायग्राम में। ये हो गया 10 20 30 60 तक है। 10 20 30 40 50 60। चलिए 60 तक x में, इसलिए ना y में 40 तक है ना। 10 20 30 40 अप्रॉक्स ले लिया। प्लॉट करेंगे 40 0, ये पॉइंट 0 40, ये पॉइंट, इनको मिलाने वाली लाइन फर्स्ट क्वाड्रेंट में, बाकी रहने दो। इसको प्लॉट करेंगे 60 0, ये, और 0 30 ये वाली लाइन।
ये नंबर 2 हो गई बेटे, ये नंबर 1 हो गई। अब फर्स्ट क्वाड्रेंट, तो हाँ भैया फर्स्ट क्वाड्रेंट रीजन देखेंगे, 0 0 पुट किया तो 0 लेस देन आर इक्वल टू 0, 0 लेस देन आर इक्वल टू 120, दोनों ट्रू है, मतलब दोनों का नीचे वाला ये वाला हो गया। अब हमारा आंसर क्या होगा, तो हम पॉइंट पुट करेंगे 0 0 A B C। तो हमारे पास एक पॉइंट ए है 40 0, एक तो हो गया 0 0, दूसरा हो गया 40 0, एक पॉइंट सी हो गया बेटे, बी अभी निकालते हैं, सी पॉइंट है 0 30 और बी पॉइंट हमें चाहिए, तो बी इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, इनको आपस में सॉल्व करेंगे। माइनस कर दिया बेटे दोनों को, ये कैंसिल, ये 2x किसके इक्वल माइनस करेंगे तो 40 की, तो x 20 नहीं y 20 सॉरी y 20 जब आप यहाँ पुट करेंगे 40 तो x भी 20 आ गया। तो ये सारे कॉर्नर पॉइंट्स हमने निकाल लिए और ये कॉर्नर पॉइंट्स ये ऑप्टिमल फंक्शन में निकालूंगा, उद्देश्य फलन में रखूंगा। तो कौन मैक्सिमम दे रहा है मिनिमम दे रहा है वो निकालते हैं। z मैक्सिमम कब मिलेगा, तो देखो 0 0 से तो 0 मिल रहा है भैया, z 0 0 से 0 मिल रहा है, z 40 0 120 मिल रहा है, z 20 60 और ये हमने 20 पुट किया 80 140 मिल रहा है, z 0 30 120 मिल रहा है। तो मैक्सिमम किससे मिल रहा था आपको, z मैक्सिमम चाहिए 140 है, 8x 20 y 20 पर यह मैक्सिमम मिल रहा है, मिनिमम 0 0 पर मिल रहा था। ठीक है, तो यूनिक सॉल्यूशन हो गए और ये अनंत हल हो जाते हैं यदि ये आता तो। चलिए भाई फटाफट कॉपी कर लो, है ना। तो ये ऐसे सॉल्यूशंस पूछते हैं। अब ये जो है ये सॉल्यूशन फेजेबल सॉल्यूशन है, ये अलग अलग टाइप के शेप्स बनाएंगी, ये अलग अलग प्रकार की आकृतियां बनाएंगी। अब ये शेप्स किस टाइप के हैं वो एक नोट लिख लो तो कंप्लीट हो जाएगा। ये लिखिए LPP, in LPP convex and concave set, LPP में उत्तल तथा अवतल समुच्चय, ये LPP सॉल्यूशन का एक पार्ट है बेटे। तो नंबर 1 कॉन्वेक्स सेट, कोई भी बाउंडेड रीजन आया, कोई भी परिबद्ध क्षेत्र आया बेटे, उत्तल समुच्चय कब होता है, कोई भी परिबद्ध क्षेत्र आया उसमें कोई भी दो लाइन सेगमेंट लें, कोई भी दो पॉइंट लें और उनको ज्वाइन कर दें, तो लाइन सेगमेंट जिस एरिया में होता है वो यदि उस कंप्लीटली एक ही में है तो वो कॉन्वेक्स कहलाएगा। यदि एक पॉइंट ये लिया बेटे, एक ये लिया बी इसके अंदर और इनको ज्वाइन कर दिया, ये कंप्लीटली इसके अंदर ही है, तो ये कहलाता है कॉन्वेक्स सेट। क्या कहलाता है, उत्तल क्षेत्र। जैसे ये बनाया आपने, जैसे इसमें मिला, कोई भी दो पॉइंट लें, इसके अंदर ही होना चाहिए, एक बाहर नहीं होना चाहिए। कोई भी दो पॉइंट ले, एक यहाँ लिया ये अंदर ही रहेगा कहीं पर भी, तो ये भी क्या है, कॉन्वेक्स सेट है। तो भाई कॉन्केव कैसा, कॉन्केव सेट,
कॉनकेव में कोई भी 2 पॉइंट लेंगे, जैसे मैंने इस क्षेत्र में लिए, एक पॉइंट मैंने यहाँ लिया बेटे, एक पॉइंट यहाँ लिया, तो इनको ज्वाइन करने वाली लाइन सेगमेंट का कुछ पोर्शन आउटसाइड हो गया इस रीजन के, इस रीजन के बाहर हो गया, इसमें तो नहीं होगा, है ना। तो ये बाहर हो गया, तो ये क्या कहलाएगा? कॉनकेव, है ना, कॉन्वेक्स नहीं है। जैसे ये एरिया लिया बेटे, ये बाउंडेड रीजन, तो एक पॉइंट यदि यहाँ लें, एक पॉइंट यहाँ लें और ज्वाइन कर दें, तो ये बीच में रह गया, तो ये कौन सा है? कॉनकेव, ये कॉन्वेक्स है। ठीक, तो कई बार कॉनकेव और कॉन्वेक्स से रिलेटिव पूछ लेते हैं प्रॉब्लम्स, है ना, उत्तल और अवतल से। ओलंपियाड वगैरह में तो ये बहुत पसंद है, उनको आता ही आता है। जैसे एक एग्जाम्पल, इन अ ट्रायंगल किसी त्रिभुज में बाउंडेड रीजन इज ऑलवेज कॉन्वेक्स। इन अ ट्रायंगल परिबद्ध क्षेत्र सदैव कॉन्वेक्स होगा। कोई ट्रायंगल ले लें, उसके अंदर ये बाउंडेड रीजन, ये हमेशा क्या होगा? कॉन्वेक्स। ठीक है, नंबर 2 लिखिए, यदि आपको सेट दे रखा है एक्स वाई सच डेट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर लेस देन और इक्वल टू 4, तो ये क्या है? सर्कल और उसका इंटीरियर पोर्शन है, ये भी क्या होगा? उत्तल, ये भी उत्तल होगा बेटे। क्यों होगा? क्योंकि वो ऐसा सर्कल बोल रहा है जिसकी रेडियस 2 है, वो और उसके अंदर का। लेकिन यदि वो ये बोल देता लेस देन आर इक्वल टू 4 ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 या 2 ले लिया, चलो कोई भी लो, तो ये 2 सर्कल्स हैं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 4 या 4 से छोटा, मतलब 4 रेडियस वाला जो सर्कल है उसके अंदर का, और 2 रेडियस वाला जो सर्कल है उसके बाहर का, मतलब ये डिस्क की बात कर रहा है। तो ये डिस्क हमेशा क्या रहेगी? नॉट कॉन्वेक्स, ये उत्तल नहीं होगी, वो हमेशा उत्तल रहेगी। तो ये कुछ डेफिनेशन से याद होना चाहिए, बाकी एलपीपी में ऐसा जैसा कुछ भी नहीं है। फेजेबल रीज़न क्या होता है, फेजेबल सॉल्यूशंस क्या होता है, ऑब्जेक्टिव फंक्शंस कौन से होते हैं, ठीक है, ये याद रखना है। चलिए ठीक है, लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम ख़त्म हो गया बेटे। एक स्टैटिस्टिक्स में आपको और पढ़ाना है मुझे, मीन मीडियन मोड, है ना, मीन मीडियन और मोड, वेरिएंस, स्टैंडर्ड डिविएशन, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस मैंने नहीं करवाए, ये मेंस में ज़रूर पूछे जाते हैं, एडवांस में तो नहीं आते हैं, और आपकी एग्ज़ाम में भी शायद नहीं है सिलेबस में, क्योंकि मुझे जो सिलेबस दिया है उसमें नहीं था वो। ठीक है, मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी बोलते हैं उसको, मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। एक लेक्चर उसका भी बना ही लेंगे, तो ये लगभग कंप्लीट हो जाएगा, है ना। और कोई पढ़ना हो तो बता देना बेटे। चलिए ओके, बाय, जय हिंद। ठीक बच्चे।